जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हमारे साथ हैं, आई एम वेरी ऑनर्ड टू एक्चुअली हैव प्रदीप भंडारी जी, जो हमारे साथ सेकंड टाइम आ रहे हैं चैनल के ऊपर, जो हमको बताएंगे साहब हो क्या रहा है यहाँ पर। लास्ट के 2 फेज बचे हैं इलेक्शन में, नैरेटिव्स एकदम हॉट एंड हैपनिंग है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेस्परेशन भी दिख रही है कई लोगों, कई सेक्शंस के अंदर कि साहब कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर वो इतने कॉन्फिडेंट है कि सब जीत जाएंगे। जरा थोड़ी सी बात करते हैं फ्रॉम समवन हु एक्चुअली इज ऑन द ग्राउंड। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू द शो। नमस्ते आदि, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच आदि। आदि इलेक्शंस मैं तो कह रहा हूँ कि जब पहला वोट डाला था उसके पहले इलेक्शंस क्लियर था और क्लियर है, बस अब क्वांटिटी के ऊपर डेस्पिरेशन है। दैट्स इट। तो सर सबसे पहले 6 और 7 के बारे में, कल तो 6 छठवां फेज है, थोड़ा सा आपसे उससे बात हो जाए, उसके बाद चलेंगे थोड़ा नैरेटिव से बात करेंगे और क्या चल रहा है छठा फेज में, छठे क्या फेज बोलते के हैं। अंदर देखिए, छठे फेज में पिछली बार 58 सीट्स जो है, अगर मैं आपको बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी पिछली बार के अगर 2019 में। छठे फेज के अंदर 58 की 58 सीट्स कांग्रेस पार्टी हारी थी। 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसके बाद में उसने 40% से ज्यादा वोट शेयर पाया था 47 सीट्स पे, विच इज अ ह्यूज थिंग। सो ये आप समझ सकते हैं कि डोमिनेशन क्या है बीजेपी का। फेज 5 6 जो है वो बीजेपी के डोमिनेशन फेजेस है। यहाँ जितना बीजेपी मेंटेन करेगी बीजेपी का फायदा, जितना गेन करेगी बीजेपी का फायदा, जितना नुकसान होगा बीजेपी का नुकसान। तो यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतती है तो उसी का फायदा होता है। और भाजपा को पिछली बार 47 सीट्स आई थी यहाँ पे, सॉरी 40 जो है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट्स आई थी। सो अगर ओवरऑल देखेंगे आप, बीजेपी को इस बार अपना आंकड़ा 40 के ऊपर क्रॉस करने का प्रयास करना है। अब बाकी बात करते हैं कि इस इलेक्शंस के ऊपर इस फेज में बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो सीटें जा रही है 8 सीट, उसमें से अगर बीजेपी अच्छा कर पाएगी तो बंगाल में बीजेपी 20 से ज्यादा सीट लेके आएगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ममता बनर्जी ने एक सर्कुलर जो है वो पास कराया है, सॉरी, जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर पास किया जिसमें सेक्शन 144 उन्हें इम्पोज करा है 60 दिनों के लिए। ये इसीलिए किया गया क्योंकि पीएम मोदी का एक रोड शो होने वाला था बंगाल कलकत्ता के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूव ये दर्शाता है कि हवा 2024 में बंगाल में किस तरह बह रही है। अगर फेज 6 में बीजेपी 6 सीट निकाल लेगी बंगाल में तो 20 से ज्यादा सीट ले आएगी लोकसभा में ओवरऑल बंगाल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरे लिए कोई है आदि तो वो बंगाल है इस फेज के अंदर। सो बात तो आपकी एकदम बढ़िया है। अच्छा सर, मेरे को ये बताओ, बंगाल में अभी जैसे दीदी तो काफी मतलब एकदम हैवी हैंडेड लगती हैं इस बारी, काफी उनका क्योंकि हमने बंगाल से बात शुरू करी है, बट बंगाल का काफी हैवी हैंडेड टाइप उनका अप्रोच रहा है। एंड उनका तो फेज 6 भी है, फेज 7 में भी उनकी सीट्स हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कुछ पोल वायलेंस, ये वो, इन चीजों के ऊपर क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि इस बारी जो गवर्नमेंट का जो एक व्यू पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रांग है इस बारी। देखिए, इस बार पिछली बार से कम वायलेंस हुआ है और इस बार ऑपोजिशन जो है, जो बीजेपी है, वो ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है इस ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वायलेंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी 2019 और 21 की गलतियों से सीखा है। बंगाल में ऐतिहासिक रूप से वायलेंस होता आया है और ये बंगाल बंगाल की राजनीति का दुर्भाग्य सत्य है। बंगाल के अंदर जो सोसाइटी होती है वो बहुत समय लगाती है चेंज करने में, और वो बहुत समय के बाद जब चेंज करती है तो पूर्ण रूप से चेंज करती है। तभी बंगाल जी। में जो शासन करता है असेंबली में, 20 20 30 30 साल तक शासन करता है, 15 15 साल तक शासन करता है, क्योंकि यही सोसाइटी के उसकी माइंडसेट है। तो जो बंगाल के अंदर हो रहा है वो हैवी हैंडेडनेस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हैवी हैंडेडनेस नहीं है। और ये एक और बात दर्शाता है
कि बंगाल के अंदर जो पोलिंग हुई है वो अलग-अलग मेजॉरिटी फेजेस के अंदर स्पेस्ड आउट इसीलिए जिससे कि जो वायलेंस की घटना है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जी, जी। वह 7 फेजेज़ में हर 7 फेज़ में हो रहा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन। सर मेरे को ये बताइए कल दिल्ली का है और दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब तो काफ़ी उनके ऊपर तो काफ़ी गेम खेली जा रही हैं। अभी कल स्वाति मालीवाल का भी ज़बरदस्त पॉडकास्ट आया स्मिता प्रकाश के साथ, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बाहर निकली। तो ये आपको पूरा गेम क्या दिख रहा है सर दिल्ली के अंदर ये कुछ इनकी कुछ हवा-सवा निकली है क्योंकि इनका टाइम अप भी हो रहा है अभी वैसे? देखिए, जब शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी आए थे तब वो बहुत जोश में थे। पर जैसे ही स्वाति मालीवाल की जो है के साथ जो अभद्र अमानवीय व्यवहार हुआ है अ, उसके बाद से उनके कैंपेन के अंदर नैरेटिव जो है वो बैलेंस आउट हो गया है और अब लोग स्वाति मालीवाल के साथ जो है उसकी भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में जी, सातों सीटों पे अगर मैं बीजेपी के वोट शेयर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को कंपेयर करूंगा तो मैं ये बात पाऊंगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो जोड़ के भी भाजपा के वोट शेयर से ज्यादा नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर तभी सीटें जीत सकती है जब भारतीय जनता पार्टी का वोटर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट डाले। इसके चांसेस कम है। तो अभी मैं देखता हूँ कि 2 सीटें मैं कल ट्रैक करूँगा। कल सुबह 7 बजे से मैं ग्राउंड पे रहने वाला हूँ आदि और जो 2 सा सीटें मैं ट्रैक करूँगा ईस्ट दिल्ली की और चांदनी चौक। मेरी पूरी जी, टीम ऑफ रिसर्चर्स बहुत हेवीली हरियाणा और इसके अंदर फोकस में रहेगी और इसके साथ में अ एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी रोहतक, हिसार और सिरसा की सीट्स को ट्रैक करना होगा। पर दिल्ली इसीलिए जी। इम्पोर्टेंट है कि मैं जैसे कहता हूँ कि अलायंसेस लीडर्स के नहीं बनते, अलायंसेस कार्यकर्ताओं के बनते हैं। तो जो कार्यकर्ताओं का अलायंस होता है, उस कार्यकर्ताओं के अलायंस के अंदर जब मिलन दिलों का होता है तब जाके वोट ट्रांसफर होता है। इसीलिए सपा और बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था और अब हुँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर आम आदमी पार्टी को वोट डालेगा, तो ऐसी स्थिति में आदि उसकी राजनीतिक ज़मीन खुद हर्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको याद होगा जो शराब घोटाले का केस भी चल रहा है, ये शराब घोटाले का केस जो है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही इस पे अपने आप पहली किया था। कंप्लेंट दाखिल करी थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। इंटरेस्टिंग तो वही है ना सर उसके बाद साथ में जाके वे लोग धरना-शरना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑल दैट इज़ देयर। तो ये तो इनका तो डबल फेस तो दिखता ही है। सर दिल्ली में ग्राउंड में क्या है सर कितना इम्पैक्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा कंडम-कंडम हुआ है, तो उसका देखो ये इम्पैक्ट लोगों का असेंबली इलेक्शंस के अंदर इम्पैक्ट कर सकता है, पर लोकसभा में लोग लोकल इश्यूज को नहीं देख रहे, राष्ट्रीय इश्यूज को देख रहे हैं। इश्यूज़ को देखते हैं सर। सर ये हरियाणा की आपने बात करी बट हरियाणा का एक कहीं न कहीं नैरेटिव चलता है कि भई वहाँ पर जाट भी गुस्सा हैं, राजपूत भी गुस्सा हैं, तो क्या कुछ आपको दिखता है ऐसा? नहीं, ऐसा जाटों के अंदर ज़रूर हुड्डा और इन हुड्डा जी इन लोग को वोट देने की एक ऑब्जेक्टिव एक सोच चल रही है। पर अगर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, कि "यार वोट वेस्ट करके क्या करोगे? सरकार तो मोदी की बन रही है, तो उसी को वोट डालो जो जीतने वाला है।" तो अगर ये वाला अगर आर्गुमेंट और नैरेटिव चल जाएगा तो आपको हो सकता है जाट भी जो है हरियाणा के अंदर ज़्यादा मोदी जी को डाल दें। यूपी के अंदर जाट तो मोदी जी को ही पूरा वोट डाल रहे हैं। ये हम लोग जी। वोटिंग डे पे कल ट्रैक करेंगे। सर सर लेकिन ये बताइए अभी जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो नैरेटिव्स आ रहे हैं इस टाइम पे दे आर वेरी हार्ड नैरेटिव्स आई मीन मतलब सरासर झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दिन तो हमारी फौज के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी अग्निवीर ये है अब ये होता है वो होता है मैं ये उससे ये छुपा रहा है ये उससे वो छुपा रहा है ये क्या हो रहा है सर व्हाई ब्रिंग द आर्म फोर्सेस फौज ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा यार देखो आदि आप इसमें एक्सपर्ट हो फौज के रिस्पेक्ट में कमेंट करने में। मैं इसका सिर्फ पॉलिटिकल एंगल ये समझा सकता हूँ पॉलिटिकल एंगल होंगी कि इसमें देखो नरेंद्र मोदी जी की जीत का एक बहुत मेजर प्लैंक आदि रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे नो कॉम्प्रोमाइज़ और हम्म फौज के को खुली छूट देना देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने में। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऑपोज़िशन इसी एक प्लान को चैलेंज करना एक चाहती है और उसका ये सिंपल स्ट्रैटेजी रही। क्योंकि सर ये तो मतलब चैलेंजिंग तो ठीक है अगर आप अभी 5 लास्ट के 2 फेज़ के अंदर आप चैलेंज कर रहे हो। कल जैसे मोदी जी ने वो रजत शर्मा जी के उसके अंदर बोला
कि साहब ये जो 400 पार था, ये तो मैंने तुम्हारे अंदर एक एक चीज फेंकी जो कि तुम लोग उसमें इतना घुस गए, इतना फंस गए हाँ, कि तुमको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। मैं यही सबसे कह रहा हूँ लोगों को, और आज ही मैंने आपके पॉडकास्ट में भी बोला था, और आप भी ये चीज नहीं समझ पाए, या आप नहीं समझे, पर आपके व्यूअर्स ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, या उनने भी ध्यान दिया पर इतनी चीज नहीं जा पाई कि मोदी जी ने क्या किया। 400 पार के आंकड़े को कहकर इंडियन ऑपोजिशन को ये डिबेट करवा दिया कि मोदी की 400 आएगी कि 350 आएगी कि 300 आएगी। मतलब वो चुनाव के दिन के पहले ही हार मान चुके थे। हम्म। कितनी बड़ी बात है। मतलब इंडियन ऑपोजिशन इस बात को कह रहा है, अरे 400 नहीं 350, 350 नहीं 300, पर तुम ये हम्म। नहीं कह रहे कि मोदी कि भाई हम तुम्हारी कितनी सीट आएगी। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज अ ह्यूज साइकोलॉजिकल, इट्स लाइक जब वॉरफेयर होती है, जिसमें अगर आप अपने दुश्मन को ये कह दो कि भाई जीतेगा, जीत तो हम ही रहे हैं, अब तेरे कितने जवान, सॉरी तेरी कितनी कितनी तेरा लैंड लें, है ना, तेरे कितना मतलब कितना जाके तेरे आतंकवादियों को मारे, तेरे कितनी तेरी भूमि को लें, तू पहले ही मान के चल रहा है कि जंग हार चुके हो। तो ऑपोजिशन मान चुकी है कि जंग हारी गई है, अब बस वो ये कितनी बुरी तरीके से हारना है। सर अगला नैरेटिव तो मेरे को ये दिख रहा है रिगिंग का। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बकवास आना है शुरू यार हो गया ये, है। बहुत जो लोग कहते हैं वही की वही चीज, वही की वही चीज जो होती है, जो उसी ईवीएम से चुनाव जीते जाते हैं ऑपोजिशन द्वारा, उसी ईवीएम से चुनाव तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटका हर जगह जीते जाते हैं। तो ये बात ऐसी करना ओछी बातें हैं, और ये इसीलिए होती है कि आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो कि अगर आप हार गए तो आप मॉरली हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को जो है डीलेजिटिमाइज कर दोगे, पर आत्मचिंतन खुद नहीं करोगे। सो ये एक बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है। वही सर, आज जैसे जो हमारे जर्मन वाले यूट्यूबर हैं, जर्मनी से जो स्पेशली लाए गए हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से एक वीडियो आया है कि साहब देखो किस तरह से रिगिंग की जा रही है। तो ईवीएम का तो आपका पॉइंट एकदम सही है। ये आगे एक स्टेप आगे जाके ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने अभी बंदे घुसा के रिगिंग करी है। मैं क्या इस पे टिप्पणी करूं? जो बच्चे जिन देश घूमे नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे पल रहे हैं, जो ओपनली डिबेट नहीं कर सकते। देखो, टेलीप्रॉम्प्टर से एक मोनोलॉग पढ़ना, या कोई एक ऑपोजिशन की पार्टी आपको एक स्क्रिप्ट दे दे व्हाट्सएप में, उसको ट्वीट करना, उससे थोड़ी होता है। अगर आपको लगता है कि मैं ओपनली ध्रुव, ऐसे बच्चे हैं वो, पर ऐसे उनको मतलब दैट गाय, what will I say? I don't want to even name it. It's a very shallow argument, Adi. It falls वेरी शैलो beyond my stature to comment. मतलब वो देखो, जब उसी इलेक्शन प्रोसेस से दिल्ली में जीत हासिल हुई आपकी, तो सब कुछ ठीक है। उसी इलेक्शन प्रोसेस से जब कर्नाटका में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली जो जर्मनी के आप यूट्यूब ये यूट्यूब वीडियो जो बनाते हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मोटा मिल गया है शायद, जितने लोग कह रहे हैं, और उस मोटे पैसे पे जो उनको बुलवाया जा रहा है वो बोल रहे हैं। पर उनकी बात की मैंने भी एक वीडियो उसमें बनाया था, हाफ ट्रूथ्स पे वो पूरी की पूरी चीज है। कल ये क्या करेंगे, देश की जनता ने अगर मान लो मोदी जी को 300 प्लस दे दी, तो ये बोलेंगे देश की जनता ने तानाशाही के लिए वोट किया। इनकी ये बेसिकली लाइन रहने वाली इट्स सो सैड, क्योंकि अभी देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में है। जाके खड़े हो गए जी हमको। This speaks you about real intolerance. This जी। speaks you about real dictatorial mindset. And this tells you that if you are out of power for 10 years, well, you have gone to the level of villainizing the Indian democratic institutions. एक डायलॉग आया था सर थोड़े टाइम पहले, गवर्नमेंट आपकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। हाँ, इनका सिस्टम तो है बॉस, नो डाउट। और वही तो चल रहा है सर। आज देखिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए हैं जाके कि भैया हमको सेटअप और क्या पोल स्टेशन वाइज डेटा चाहिए। यार अब मैं बताऊं आपको, आदि ये डेटा सजेस्ट करता है कि जब भी कोई पोलिंग स्टेशन पे फाइनली चीजें होती है, फॉर्म 17C पे हर कैंडिडेट साइन करता है। इट इज कॉमन सेंस। इतनी मैमथ पोलिंग स्टेशंस पे हर जगह डेटा को पब्लिश करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। वहां के लोकल कैंडिडेट्स को पता होता है, उनको मिलता है।
और अगर आपको याद होगा कि कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है तो रिकाउंटिंग ऑर्डर करते हैं और एग्जैक्टली। उस राउंड में रिकाउंटिंग होती है। ये सब बहुत बच्चों जैसी बातें हैं जो हर व्यक्ति जो चुनाव प्रोसेस का से संबंध रखता है वो इस बात को जानता है। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये सब के सब लोग क्या है ना, एक नैरेटिव ऑफ फियर के अंदर जो है पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। अरे देखो ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। इनके पास कोई कॉन्क्रीट ऑल्टरनेट प्लान नहीं है और इसी कारण ये पिछड़ रहे हैं। ये एक आपने बड़ी अच्छी चीज बोली है सर कि कोई कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव, कोई कॉन्क्रीट हमको नैरेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि आप देखिए किस तरह से ये लोग एक चीज से दूसरी चीज में जंप करते हैं। रोज सुबह उठ के मेरे ख्याल से इनके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ जाता होगा कि भाई आज इसके ऊपर आवाज उठानी है, और आपको दिख रहा है कि डेली बेसिस ये पूरी गेम चेंज हो रही है। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।